गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 10 के बारे में जो हिंदी पद्य का इतिहास जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में आप लोगों को बताए। उसमें पहला जो था, ठीक ना, जो पहला था वह भाव सौंदर्य के बारे में आप लोगों को बता दिए। ठीक, आज हम जो है विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना के बारे में हम बता रहे हैं। तो विचार सौंदर्य का मतलब यह होता है जो अच्छे जो विचार होते हैं, ठीक, जिससे उनकी सुंदरता जो है क्या होती है, बढ़ती है। सौंदर्य का मतलब यही होता है सुंदर, ठीक ना। तो देखिए, विचार सौंदर्य का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि जिसके विचार अच्छे होते हैं, ठीक, जिसके विचार अच्छे होते हैं वही जो है समाज में अच्छा, या वह यानी सौंदर्य यानी उसकी वह सुंदरता को प्राप्त करता है। तो देखिए, कह रहे हैं कि विचारों की उच्चता, ठीक है, कह रहे हैं विचारों की उच्चता से काव्य, जानते हैं काव्य मतलब कविता, ठीक है, विचारों की उच्चता से काव्य में, ठीक है, काव्य में गरिमा आती है, ठीक है। विचारों की उच्चता से काव्य यानी कविता में गरिमा आती है, यानी कविता जो है यानी अच्छी बनती है, ठीक है। गरिमा का मतलब कि अपने विचारों को सही ढंग से रखना, या समाज में अपने विचारों को सही जगह पे रखना, ठीक है, उसको हम गरिमा कहते हैं। तो काव्य में गरिमा आती है, ठीक है। गरिमा पूर्ण कविताएं, ठीक ना, प्रेरणादायक भी सिद्ध होती हैं। जो भी जो पद है, ठीक है, जो कविता है, ठीक ना, वह उससे हम लोग क्या एक सीख लेते हैं, या उसको पढ़कर हम अच्छे रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं। वह क्या है, वह प्रेरणादायक, ठीक ना, वह जो है कविता जो है हम लोगों को प्रेरणा देती है, ठीक ना, कि हम लोगों को यानी सही रास्ते पे चलना चाहिए और विचारों को सही रखना चाहिए, ठीक ना। तो आगे देखिए, उत्तम विचारों एवं नैतिक मूल्यों, ठीक है, उत्तम विचारों एवं नैतिक मूल्यों के कारण ही, समझ लीजिए, ये जो है उत्तम विचारों और नैतिक मूल्यों के कारण ही, समझ लीजिए, ठीक है, ये कबीर, रहीम, तुलसी, वृंद, ठीक है, नीति परक दोहे और गिरधर, ठीक है, गिरधर की कुंडलियां क्या हैं, अमर। देखिए, विचार सौंदर्य का इतना भारी महत्व है कि वह उत्तम विचारों एवं नैतिक मूल्यों के कारण ही, इनके विचार अच्छे थे, ठीक, नैतिक जो मेरा जो कर्तव्य था, ठीक, मेरा जो नैतिक जो जिम्मेदारी थी, ठीक है, उनको इन लोगों ने सही से निभाया। किसने, तो कबीर ने, रहीम ने, तुलसी ने और वृंद,
कि जो ये नीत परक जो दो हैं, ठीक ना, और गिरधर की कुंडलियां क्या हैं, अमर। तो विचार सौंदर्य का मतलब यह होता है, ये जिनका नाम हम लिखे हैं, यह विचारों से ही आज क्या है, समाज में अमर है। ये कभी यानी जो इनके जो नीत परक जो दो हैं, जो पद इन्होंने लिख दिया, जो दोहा लिख दिया, वह क्या, वह अमर है। वो मर गए, यानी कबीर मर गए, रहीम मर गए, तुलसी जी मर गए, ठीक ना, वृंद, यानी सभी जो लोग भी इस मृतलोक में आए हैं सब लोग मरेंगे। लेकिन मरने के बाद ये जान लीजिए, उनके विचार और नैतिक जो क्या, जो जिम्मेदारी होती है, उसको यदि सही से कोई भी व्यक्ति निभाया तो इसी कबीर रहीम तुलसी वृंद के तरह जो है मरने के बाद भी याद किया जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो विचार सौंदर्य का मतलब यह होगा। तो हमको क्या, अपना विचार सही रखना चाहिए, या जो हमारा जो नैतिक जो कर्तव्य है उसका सही से पालन करना चाहिए, ठीक। इसके बाद ये नाद सौंदर्य देख रहे हैं ना, ये ग है, नाद सौंदर्य। नाद का मतलब यह होता है जैसे आवाज, ठीक ना, कर रहे हैं कि कविता में छंद, कविता में छंद, नाद, सौंदर्य, ठीक ना, सृष्टि यानी करता है। वह कहने का मतलब है कि सृष्टि का मतलब रचना। कह रहे हैं कि कविता में छंद, नाद यानी सौंदर्य, ठीक है, सृष्टि करता है, ठीक है, और छंद से लय, देख रहे ना, छंद से लय, ठीक, तुक है, गति है, ठीक है, और प्रवाह का समावेश सही है। जो कविता जब आप पढ़ते हैं तो उस कविता जब पढ़ते हैं लय से, तो उससे क्या बड़े एक सौंदर्य का मतलब एक सुंदर आवाज, मुंह से एक सुंदर आवाज, एक नाद होता है, आवाज निकलती है। जब हम कोई चीज पढ़ाते हैं तो उससे नाद यानी आवाज निकलती है। लेकिन कह रहे हैं कि जो कविता ठीक है, कह रहे हैं कि कविता में देखिए लय, उसे हम लय से पढ़ते हैं, ठीक है, लय, तुक उसमें है, गति है, प्रवाह है, ये सभी का उसमें क्या समावेश होता है, यानी सबसे यह जुड़ी होती है। कौन, कविता, ठीक है। और देखिए वर्ण और शब्द, ठीक है ना, वर्ण और शब्द, वर्ण में जानते ही हैं आप लोग, व्यंजन, ठीक ना, जो भी वर्ण है यानी स्वर और वर्ण, यह दोनों जब क्या मिलते हैं, ठीक, यह दोनों जब मिलते हैं तो क्या शब्द बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वर्ण और शब्द, वर्णों से कई वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो देखिए ये सार्थक और ना समुचित विन्यास से कविता में नाद, सौंदर्य और संगीतात्मकता अनायास आ जाती है। जब वर्ण से मिलने के बाद, ठीक ना, कई वर्ण मिलने के बाद शब्द बनता है। इसके बाद कई शब्द जब मिलते हैं तो कविता का क्या होता है, निर्माण होता है। जो भी कविता पढ़ाई जाती है वह कई जब वर्ण मिलते हैं तो एक क्या बनता है, शब्द बनता है। और कई शब्द जब मिलते हैं तो कविता का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक ना।
तो देखिए कह रहे हैं कि वो वह शब्द जो है क्या होते हैं, सार्थक होते हैं और समुचित विन्यास से ही कविता में नाच, सौंदर्य और संगीतात्मकता अनायास आ जाती है। समझ आएगा ना। तो देखिए एवं करें कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब जो भी कवियों ने जो कविता जो लिखा है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता, ठीक ना, देख रहे हैं ना, सौंदर्य का मतलब। तो कविता को जब हम पढ़ते हैं तो जब लय से पढ़ते हैं तो उस कविता की सुंदरता क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ आया ना। और देखिए और वर्णों की बार बार आवृत्ति, देख रहे हैं ना, जब हम बार बार ये शब्द जो आया है कि जब वर्णों की बार बार जहाँ आवृत्ति होती है, कई बार आप लोगों को बताया है, वहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ लिख दिए हैं अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है, यह अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए इस चीज को इसलिए लिख दिए हैं कि आप जानते भी हैं और हम इसको आपको सही से बता भी रहे हैं कि जिन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। फिर इसके बाद एवं विभिन्न अर्थ वाले, देख रहे हैं ना, अर्थ वाले एक ही शब्द, विभिन्न अर्थ वाले, देखिए ध्यान देखिएगा, अर्थ वाले एक ही शब्द के बार बार, यानी एक ही शब्द बार बार आता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जिसे आप देखते हैं, जिसे कनक कनक आता है ना, कनक कनक आता है। तो देखिए कह रहे हैं कि विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द, ठीक ना, क्या बार बार ये शब्द, देखिए यहाँ शब्द लिखा गया है, ये देखा ना, एक ही शब्द बार बार, और यहाँ का वर्ण, ये वर्ण बार बार, वर्ण का मतलब जानते ही हैं अक्षर, ठीक ना, या जिसे व्यंजन कहा जाता है। और यहाँ देखिए यमक में शब्द जहाँ कर रहा है कि अर्थ वाले एक ही शब्द बार बार प्रयोग में आते हैं, तो वहाँ क्या होता है, यह यमक अलंकार, यमक अलंकार होता है। से कविता में नाच, सौंदर्य का समावेश होता है। यानी जो है नाच का मतलब कि उसमें आवाज, जब ये बार बार कनक कनक, तो उसमें क्या, ये मैंने कहने का मतलब नाच का मतलब आवाज होता है और सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता है। यह दोनों मिलकर और शब्द की सुंदरता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। समझाया ना। तो देखिए यह रहा आपका नाद सौंदर्य का मतलब यह हुआ, समझ आ गया ना। अब इसके बाद आपका नीचे घ है अप्रस्तुत योजना, देख रहे हैं ना। अप्रस्तुत योजना का मतलब होता है कि कविता, इसका मतलब होता है कि कविता विभिन्न दृश्यों, देख रहे हैं ना, दृश्यों, रूपों तथा तथ्यों, देख रहे हैं ना, का मर्म स्पर्शी और हृदयग्राही बनाने के लिए अप्रस्तुत योजना का सहारा लेता है। अब देखिए कह रहे हैं कि कोई भी कविता हो, ठीक, कोई भी कविता हो और उसमें अलग अलग यानी दृश्य, ठीक है, अलग अलग दृश्य, उसमें रूप, उसके तथ्य जो होते हैं वह मर्म स्पर्शी, जो उसके जो तथ्य होते हैं, जो उसके जो अर्थ होते हैं वह हमारे माने हृदय को, माने जो हमारा जो हृदय है उस हृदय में एक ऐसा माने एक प्रभाव, वह हृदय में एक ऐसा प्रभाव डालते हैं, उस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, अप्रस्तुत योजना कहते हैं। और प्रस्तुत योजना का सहारा लेता है। तो इसका मतलब अप्रस्तुत योजना का यही मतलब है कि कवि यहाँ लिखा है ना, दिख रहा है ना, कवि विभिन्न, जब वो पद लिखा है कवि, तो उसमें अन्य प्रकार के क्या है, दृश्य उसमें दिखाया है, अन्य रूपों को दिखाया है, उसमें अनेक तथ्यों को जो डाला है
और जब उसको पढ़ाकर उसके अर्थों को बताया जाता है तो वह अर्थ जो है हमारे हृदय पर सीधा क्या प्रभाव डालते हैं। जब उसके अर्थों को हम सुनते हैं तो वह अर्थ सीधा हमारे हृदय पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसे हम ये जो है उसी के लिए जो है यह कवि ने अप्रस्तुत योजना का सहारा लिया है। समझ आएगा ना। तो यह जो है यह का सौंदर्य के क्या है तत्व, ये आपके तत्व जो है विचार, ठीक है। इसके बाद नाच सौंदर्य हो गया, अप्रस्तुत योजना, यानी ये जो चार, इसके पहले अगली वीडियो में एक और मैंने इसको बताया है आप लोगों को, भाव सौंदर्य, ठीक है। तो ये जो है सौंदर्य के जो तत्व हैं, ठीक है, वह जो है खत्म हुआ। फिर आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि काव्य के भेद के बारे में हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।